कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जगह मिस्र हुआ करता था। कहा जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उस समय देवता इंसानों के बीच ही रहते थे, लेकिन ये साधारण देवता नहीं थे। इनकी लंबाई इंसानों से कहीं ज्यादा थी और इनके शरीर में खून की जगह सोना बहता था। इतना ही नहीं, ये जब चाहें तब किसी खतरनाक जायंट क्रीचर में बदल सकते थे। समय के साथ मिस्र दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे ओसिरिस, जो जीवन और शांति के देवता थे। पूरा राज्य उनसे प्यार करता था क्योंकि वे दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। दूसरी तरफ था उनका भाई सेट, जो अराजकता और रेगिस्तान का देवता था। वह सूखे रेगिस्तान पर राज करता था। धीरे धीरे बेहद क्रूर और लालची बन चुका था। कई सालों बाद अब समय आ चुका था कि ओसिरिस अपने बेटे हॉरस को मिस्र का नया राजा बनाए। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था और हर इंसान को इस बड़े समारोह में बुलाया गया था। इसी राज्य में बेक और जाया नाम के दो प्रेमी भी रहते थे, जो जल्द ही शादी करने वाले थे। उधर महल में हॉरस अपनी प्रेमिका हैथर से बात कर रहा होता है। वह चाहता है कि हैथर उसकी रानी बने, लेकिन प्रेम की देवी हैथर कहती है कि वह इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलेगी। कुछ देर बाद राज्याभिषेक शुरू होता है। सभी देवता अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर ओसिरिस सबके सामने हॉरस को नया राजा घोषित करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ सेठ आ जाता है। वह हॉरस को एक खास सींग देता है। जैसे ही उसे बजाया जाता है, एक विशाल सेना महल की तरफ आने लगी है। सेठ पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका था। वह अचानक अपने भाई ओसिरिस को युद्ध की चुनौती देता है और कहता है कि अब सिंहासन उसी का होगा। लेकिन ओसिरिस अपने ही भाई से लड़ना नहीं चाहते थे। तभी सेठ धोखे से अपने खंजर से ओसिरिस पर हमला कर देता है और सबके सामने उनकी हत्या कर देता है। ये देखकर पूरा महल दंग रह जाता है। इसके बाद सेठ सभी देवताओं को धमकी देता है कि या तो उसके सामने झुको, वरना मौत के लिए तैयार रहो। वह इंसानों पर भी नया नियम लागू कर देता है। अब अगर किसी इंसान को मरने के बाद स्वर्ग में जाना है तो उसे सोना देकर उसकी कीमत चुकानी होगी। यानी अब मुक्ति भी सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलेगी। ये सब सुनकर हॉरस का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तुरंत अपने चाचा सेठ पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हॉरस सेठ की शक्तिशाली ढाल तोड़ देता है। उसी समय सुरक्षा की देवी नेफ्थिस अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर रानी की रक्षा करती है ताकि कोई हमला उसे नुकसान न पहुंचा सके। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। हॉरस अपना विशाल देवता वाला रूप धारण कर लेता है और सेठ भी मॉन्स्टर जैसे रूप में बदल जाता है। फिर दोनों आसमान में उड़ते हुए लड़ाई शुरू कर देते हैं। पूरा महल टूटने लगता है और नीचे मौजूद इंसान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में बेक और जाया भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। धीरे धीरे सेठ का पलड़ा भारी पड़ने लगता है। उसके सैनिक अपनी चमकदार ढालों की रोशनी से हॉरस को अंधा कर देते हैं। हॉरस कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार हार जाता है। लेकिन सेठ उसे मारने की बजाय उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है, क्योंकि हॉरस की आंखों में ही उसकी असली ताकत छिपी होती है। उधर जब हैथर को भी मारने की कोशिश की जाती है तो वह सेठ को समझाने की कोशिश करती है। काफी मुश्किल से वह सेठ को मना लेती है कि वह हॉरस की जान बख्श दे और फिर उसी दिन सेठ खुद को मिस्र का नया राजा घोषित कर देता है। सेठ के राजा बनने के बाद कई देवताओं ने उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसके सामने आया वह मारा गया। धीरे धीरे पूरा मिस्र डर और गरीबी में डूब गया। इंसानों की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। बहुत से लोगों को कैदी बना लिया गया और उनके पास इतना सोना नहीं था कि मरने के बाद परलोक में जा सके। उधर बेक को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया गया। वहीं उसकी प्रेमिका जया को महल के बड़े पुस्तकालय में काम मिल गया। हालांकि मुश्किल हालात के बावजूद दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते थे। जया को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन हॉरस वापस आएगा और अपने लोगों को सेठ के अत्याचार से बचाएगा। लेकिन इसके लिए हॉरस को अपनी आंखें वापस चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं में उसकी असली शक्ति छिपी थी। अपनी प्रेमिका को इस गुलामी से आजाद कराने के लिए बेक एक बहुत बड़ा जोखिम लेने का फैसला करता है। वह तय करता है कि वह खुद सेठ के खजाने में घुसकर हॉरस की चोरी हुई आंख वापस लाएगा। इस काम में जाया उसकी मदद करती है। वह लाइब्रेरी में रखे नक्शों और ब्लूप्रिंट को पढ़कर तिजोरी के सारे रास्ते समझ लेती है। फिर एक दिन बेक सोने से भरी गाड़ी में छिपकर महल के अंदर घुस जाता है। काफी मुश्किलों के बाद वह सेठ की खतरनाक तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में कई डेडली ट्रैप्स लगे हुए थे। जैसे ही बेक एक पुल पार कर रहा होता है, अचानक एक जाल एक्टिव हो जाता है। चारों तरफ लगी विशाल मूर्तियां अपनी तलवारों से उस पर हमला करने लगती हैं। बेक किसी तरह उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने हॉरस की चमकती हुई आंख दिखाई देती है। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी समय पुल टूटने लगता है। फिर भी किस्मत से बेक सही समय पर छलांग लगाकर हॉरस की आंख पकड़ लेता है, लेकिन वह नीचे गहरी तिजोरी में गिर जाता है, जहां दर्जनों विशाल बिच्छू मौजूद होते हैं। वे सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बेक पहली बार हॉरस की आंख की शक्ति इस्तेमाल करता है। उस आंख से निकली रोशनी बिच्छुओं को पीछे धकेल देती है और उसकी जान बच जाती है। आखिरकार बेक अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित बाहर निकल आता है। इसके बाद वह तुरंत जाया से मिलने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सेठ के लोगों को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है। अब दोनों की जान खतरे में थी। उसी समय गार्ड उन पर हमला कर देते हैं। बेक तुरंत हॉरस की आंख का इस्तेमाल करता है और तेज रोशनी से सभी सैनिकों को अंधा कर
देता है। फिर वह जाया का हाथ पकड़कर शहर से भागने लगता है, लेकिन भागते समय एक सैनिक तीर चला देता है जो सीधे जाया के सीने में लग जाता है। कुछ ही पलों में जाया बेग की बाहों में दम तोड़ देती है। ये देखकर बेग पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना मिशन पूरा करेगा। फिर वह हॉरस को खोजने निकल पड़ता है, जो अपने पिता की मौत के बाद से निर्वासन में छिपा हुआ था। जब हॉरस को पता चलता है कि एक इंसान के पास उसकी आंख है तो वह तुरंत उसे वापस मांगता है, लेकिन बेग साफ कह देता है कि वह बिना सौदे के आंख वापस नहीं देगा। ये सुनते ही गुस्से में हॉरस उस पर हमला कर देता है। हालांकि हॉरस अब अंधा था, फिर भी वह बेहद ताकतवर था, लेकिन बेग उसके हर वार से बच जाता है और कहता है कि अगर हॉरस अपनी आंख वापस चाहता है तो पहले उसे जाया को मौत से वापस लाना होगा। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से हॉरस आखिरकार बेग की शर्त मान लेता है, लेकिन अपनी सारी शक्तियों के बावजूद हॉरस जाया को दोबारा जिंदा नहीं कर पाता। तब वह कहता है कि अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, उन्हें मृत्यु के देवता अनुबिस को बुलाना होगा ताकि वह जाया की आत्मा को सुरक्षित तरीके से परलोक पहुंचा सके। जब बेग अपनी प्रेमिका को बिना अलविदा कहे जाते हुए देखता है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह साफ मना कर देता है कि अब वह हॉरस को उसकी आंख वापस नहीं देगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि अगर सेठ को नहीं रोका गया तो पूरा मिस्र हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वह अपना फैसला बदल देता है। बेग कहता है कि वह हॉरस की मदद करेगा ताकि वे दोनों मिलकर सेठ के विशाल पिरामिड में घुस सकें और उसकी दूसरी आंख वापस ला सकें। लेकिन वह एक शर्त रखता है, अगर उनका मिशन सफल हुआ तो हॉरस को जाया को वापस लाना ही होगा, वरना बेग खुद अपनी जान दे देगा ताकि मरने के बाद वह फिर से जाया से मिल सके। ये सुनकर हॉरस बताता है कि एक बार कोई आत्मा परलोक के रास्ते पर निकल जाए तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि परलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को 9 रहस्यमयी द्वारों से गुजरना पड़ता है और इस सफर में कई दिन लग जाते हैं। हॉरस कहता है कि केवल मिस्र का असली राजा ही अनुबिस को किसी आत्मा को वापस भेजने के लिए मना सकता है, यानी अगर वे समय रहते सेठ को हरा दें और हॉरस फिर से राजा बन जाए तो शायद जाया वापस आ सकती है। उधर दूसरी तरफ सेठ को खबर मिलती है कि कई देवता मिलकर उसके खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी नेफ्थिस के किले में इकट्ठा हो रहे थे। ये सुनते ही सेठ अपनी सेना लेकर सीधे उस किले पर हमला करने निकल पड़ता है और उसके साथ हैथर को भी जाना पड़ता है, क्योंकि उसने मजबूरी में सेठ की रानी बनना स्वीकार किया था ताकि वह हॉरस की जान बचा सके। अब हॉरस फैसला करता है कि उसे अपने दादा रा यानी सूर्य देव से मदद मांगनी होगी। काफी मुश्किल चढ़ाई के बाद वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है और वहां अपने दादा को पुकारता है। हॉरस उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसे फिर से अपनी पूरी शक्ति दे दें, क्योंकि एक आंख खो देने की वजह से वह अपना असली देवता वाला रूप नहीं ले पा रहा था। कुछ देर बाद रा उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसे थोड़ी शक्ति वापस मिल जाती है। इसके बाद हॉरस उड़कर सीधे रा के विशाल आकाशीय महल तक पहुंच जाता है। उधर रा बेग को चेतावनी देते हैं कि वह उनकी परछाई के पीछे ही छिपा रहे, क्योंकि सूर्य देव के शरीर से निकलने वाली गर्मी एक इंसान को पल भर में जला सकती थी। हॉरस अपने आने का कारण बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी रा उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं कि अभी उन्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। फिर रा अपना दिव्य मुकुट पहनते हैं और अपने सबसे शक्तिशाली रूप में बदल जाते हैं। हॉरस तुरंत बेग को जहाज के नीचे छिपा देता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। तभी बेग देखता है कि आसमान में एक विशाल डरावना राक्षस उड़ रहा है। वह एक ऐसा मॉन्स्टर था जो पूरी दुनिया को निगल सकता था। रा अपने जलते हुए भाले से उस राक्षस पर आग की शक्तिशाली किरणें फेंकते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं। तब रा बताते हैं कि वे बाकी देवताओं की तरह मिस्र में क्यों नहीं रहते। असल में हर रात उन्हें इस खतरनाक राक्षस से लड़ना पड़ता है ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। इसके बाद हॉरस उनसे सेट को रोकने में मदद मांगता है, लेकिन रा मना कर देते हैं, क्योंकि सेट और ओसिरिस दोनों ही उनके बेटे थे और वे इस पारिवारिक युद्ध में किसी एक का साथ नहीं देना चाहते थे। हालांकि जाते जाते हॉरस रा से स्वर्गीय जल लेने की अनुमति मांगता है और अपनी बोतल भर लेता है। फिर दोनों वहां से वापस निकल जाते हैं। इसी बीच सेठ की सेना उसके खिलाफ खड़े देवताओं पर हमला कर देती है। सेठ खुद नेफ्थिस के किले पर चढ़ाई कर देता है। उसे आता देखकर सुरक्षा की देवी नेफ्थिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेठ उसे हवा में ही पकड़ लेता है। फिर बड़ी बेरहमी से उसके पंख तोड़ देता है। उधर रा के महल से निकलने के बाद हॉरस की बची हुई शक्ति भी खत्म होने लगती है और आखिरकार वह रेगिस्तान के बीच बने एक नखलिस्तान में गिर पड़ता है। लंबी यात्रा की वजह से बेग भी पूरी तरह थक चुका था। तभी उसे पास में एक झरना दिखाई देता है और वह पानी लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक सेठ के शाही सैनिकों में से एक नेवस वहां पहुंच जाता है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि हॉरस की चोरी हुई आंख एक इंसान के पास है, इसलिए वह तुरंत बेग को पकड़ लेता है। नेवस उसे चट्टान से नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी अचानक हॉरस वहां आ जाता है। वायु देवता आते ही नेवस और उसके सैनिकों पर हमला कर देता है। हालांकि हॉरस पहले जितना ताकतवर नहीं रहा था। एक आंख खोने की वजह से उसकी शक्ति काफी कम हो चुकी थी, इसीलिए दुश्मन सैनिक भी अब उससे डर नहीं रहे थे। फिर भी हॉरस अकेले ही सभी सैनिकों का मुकाबला करता है। काफी जबरदस्त लड़ाई के बाद वह नेवस को चट्टान से नीचे
नीचे फेंक देता है। इसके बाद हॉरस को पता चलता है कि बेक अभी भी जिंदा है। असल में गिरते समय उसने एक चट्टान पकड़ ली थी। दोनों अगली योजना के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नेवस दोबारा उठ खड़ा होता है। वह पीछे से आकर एक बड़े पत्थर से हॉरस के सिर पर हमला कर देता है। हॉरस बेहोश होकर झरने में गिर जाता है। ये देखकर बेक भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है। दोनों तेजी से नीचे गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब उनकी